धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी, आप जवाब दीजिए। राशिद शरीफ कह रहे हैं कि आप लोग यहां पर इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर अन्य मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाए। देखिए, इन लोगों के दिल में विशाल जी क्या विकास की बात है, अब समझिए जरा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं आरक्षण को कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। इनकी नीयत में खोट है। ये देश को फिर से एक विभाजन की ओर संजीव भाई ने ठीक कहा है, बढ़ाने की ये कोशिश है। आज जरूरत है देश में रोजगार मुहैया कराने की। मजहब के आधार पर आरक्षण की बात बिल्कुल ही गैर वाजिब है। जब आरक्षण की बात एक बार हो चुकी है कि भाई दलितों को आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलेगा या समाज में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा, पिछड़े वर्ग चाहे किसी भी धर्म में हो, लेकिन एक विशेष धर्म को अगर ऑटो लेते हैं तो उनको 50% का सब्सिडी दे दिया जाए। बिहार में अगर कोई उद्यम करना चाहे तो उनको 50% का सब्सिडी दे दिया जाए, या तेलंगाना में 4% का विशेष आरक्षण उनको दे दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे गरीब और जिनके लिए संविधान में बाबा साहब ने इसका प्रावधान किया था उनके साथ तो घोर अन्याय हो रहा है ना। वोट के खातिर आप समाज को बांट रहे हैं, ये तुष्टीकरण की तो प्रकाष्ठा है। और इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप जिनके लिए करना है उनको मिल रहा है, लेकिन आप अगर मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे तो मजहब के आधार पर तो और बहुत लोग ऐसी कम्युनिटी है जो वास्तव में जिनकी संख्या देश में बहुत कम है, फिर उनको क्यों नहीं ये चीज मिले। और अगर ये देते देते 100% से ऊपर हमारे यहाँ इतने मजहब और इतनी जातियां हैं कि अगर इसको आधार बना के जाया जाए तो शायद देश कितने खंडों में बटेगा, ये कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। एक तरफ ये लोग चाहते हैं सरिया से कभी भी देश के विकास का जरिया ये लोग बताना चाहते हैं, एक तरफ आप सरिया कानून को मानना चाहते हैं, दूसरे तरफ आप बाबा साहब को भी जपना चाहते हैं। अरे दोनों चीजें तो नहीं एक साथ चल सकती है ना। देश के मजलूमों को, मजबूरों को, मजदूरों को, इन लोगों को रोजगार देने की बात करिए और उसको संविधान ने ये उनको दिया है प्रावधान कि आप समाज के बाकी लोगों के सामने बराबर में आके बैठिए, लेकिन आप बराबर में लाने के बजाय उनको और दूर करने का विषय उठा रहे हैं। ठीक आदरणीय गृह मंत्री जी ने देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा गया है, मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी के बयान को कोट करके कांग्रेस ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया है तेलंगाना में। और आप देखिए जिस तरह से तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उससे पहले सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। सियासी दल एक दूसरे को लगातार एक अन्य दलों के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अब आप देखिए किस तरह से यहां पर राहुल गांधी ने तेलंगाना में यह बयान दिया है, ओवैसी और केसीआर मोदी जी के हैं दो यार। यह बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। अब मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवा देता हूं। आपसे थोड़ी देर में राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, अमित शाह ने कहा अगर सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इन सब के बीच में अब राहुल गांधी भी जब तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो विरोधाभासी है। विरोधाभासी इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी भी उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मजहबी तुष्टीकरण के लिए विभाजनकारी बातें, कट्टरपंथी बातें कहते हैं। जिस तरह की बातें कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस तो करती रही है उस तरह की बातें जैसा ओवैसी कहते हैं, तो दोनों में साम्यता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ओवैसी का कभी कोई सरोकार नहीं हो सकता है, कभी हम साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, कांग्रेस और ओवैसी को साथ साथ मंच पर हमने पहले भी कई बार देखा है और आने वाले समय में भी देखेंगे। दोनों के लिए वैचारिक साम्यता है। देखिए, मैं बहुत गंभीर बात कहूं विशाल जी, ये आरक्षण को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण क्यों दिया गया है। इस देश में एक शासक जातियां रही हैं और कुछ लोग शोषक रहे हैं। मुसलमान तो इस देश में शासक रहे हैं ना, उन्होंने तो शोषण किया है, तो इसके आधार पर अब वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसके ऐतिहासिकता क्या है? ऐतिहासिकता के आधार पर ही देखा जाएगा ना। इस देश में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां से या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया गया है। क्या मुसलमानों के साथ भी कोई अस्पृश्यता होती है?
ये बताएं मुझे दानिश कुरैशी कि क्या मुसलमानों में अस्पृश्यता है, क्या मुसलमानों में छुआछूत है, क्या मुसलमानों में कभी इतिहास में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं? अगर होती रही हो तो आरक्षण का दावा करिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो कहीं कोई भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव नहीं होता है, तो मुसलमान में किस प्रकार से आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं? ये चुनावी शिगुफा देना बंद करिए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने ना इस देश को बड़ा खोखला किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 54 करोड़ आज बैंक में खाते खुलवा करके ये वोट बैंक की पॉलिसी का पूरा बैंकक्रप्ट कर दिया, इसको दिवालिया कर दिया। आज खाते खुलवा दिए और सबके पैसे सीधे खाते में पहुंचने लगे। दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी सुनिए, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने लोग हैं ना, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी हो और दूसरे लोग हों, ये तमाम लोग जो है ना, ये आरक्षण पे अपना स्टैंड तो बताते हैं। जैसा कपिश जी ने कहा कि भाई उनका स्टैंड क्लियर, अच्छी बातें होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आरक्षण जो है हर मामले में, हर दिन, हर लम्हे एक्टिव है। हमारे यहाँ 15 लाख करोड़ का आरक्षण कॉर्पोरेट्स को दे दिया गया। तब तो नहीं बोले हमारे यहाँ त्रिपाठी जी ये क्या आरक्षण नहीं था? क्या आपको मिला त्रिपाठी जी? क्या मुझे मिला और किसी पैनलिस्ट को मिला? नहीं मिला। क्यों स्पेशल प्रिविलेज मिला उनको और क्यों दिया गया? क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, इसलिए आप दुनिया का जो भी मामला है तमाम इकट्ठा करके उनको दे देंगे। तो ये आरक्षण नहीं था। दूसरे नंबर की बात, आपने पहले नंबर पे त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो उन्होंने कहा कि हम देश जो है आरक्षण उससे चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से जब चलेगा तो आर्टिकल 341 इंक्लूडेड है उसमें, जो जिसमें खुद मोदी जी कह चुके हैं कि पसमाना मुसलमानों के साथ में जाकर आप वो बनाइए, तय बनाइए। आप राकेश जी शायद इस बात से वाकिफ होंगे, नहीं वाकिफ है तो जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो और मोदी जी जो कह रहे हैं वो, ये दोनों में विरोधाभास क्यों है? अच्छा दानिश जी, राकेश त्रिपाठी ने एक सवाल आपसे पूछा कि आपका दावा ये रहता है मुसलमानों में भेदभाव नहीं होता है, तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों? आप वो जवाब, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं देता हूं 10 मिनट, सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दूं। जल्दी से। सवाल यहां ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजन है तो फिर आपको नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा जो नेहरू की सरकार ने लगाया, और उस नोटिफिकेशन को आज तक राकेश त्रिपाठी जी की सरकार ने क्यों बरकरार रखा है? अगर आप ईमानदारी के साथ, तो नोटिफिकेशन स्पेसिफिक क्यों लगा रखा है भाई? हटाइए। अच्छा दानिश जी देखिए, दानिश जी आपकी पार्टी भी हैदराबाद में काफी सक्रिय रहती है। आप ही थोड़ा मुझे प्रकाश डाल दीजिए, हमारे पैनलिस्ट को भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी सुधीर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं मुसलमानों के लिए, उसमें से कितनी लागू की हैं आपकी केसीआर सरकार ने? देखिए मैं बिल्कुल मैरी गो राउंड दिखा दूं आपको। जो आर्टिकल 341 का जो क्लॉज है वो पढ़ लीजिए। नो पर्सन हु प्रोफेस रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, इसमें सिख और बुद्धिस्ट इंक्लूड है। बताइए आप क्यों इंक्लूड है और क्यों बाकी के सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया आपने? दानिश जी मेरा सवाल आपसे ये है, तेलंगाना में कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है जी सुधीर आयोग की? अगर ये लागू नहीं होता तो बाकी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं उनको अपना हक मिलता रहता। दानिश कुरैशी जी, जिस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 4% आरक्षण दिया गया तेलंगाना में, उसी आयोग ने कुछ और सिफारिशें की है। उन सिफारिशों को कितना आपने पढ़ी है उनकी सिफारिशें? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये कितना लागू किया? 1951 से आज तक ये नोटिफिकेशन दानिश जी आप जिस 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस पे कब दानिश कुरैशी जी जजमेंट आएगा ये बताइए? दानिश कुरैशी जी आप जिस 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें और जो सिफारिशें लागू की गई थी कितनी लागू हुई, आप हम लोग को जानकारी दे दीजिए। हो सकता है राकेश त्रिपाठी जी ना गए हो, कपिश श्रीवास्तव जी हैदराबाद ना गए हो, संगीत रागी जी ना गए हो, मैं तो गया नहीं हूं अभी तक हैदराबाद। आप हमें बता दीजिए। बताएंगे क्योंकि वो तो इसको चला ही नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, बरसों से आज तक पेंडिंग पड़ी है, उस पे तो वो बोलते ही नहीं है। दानिश कुरैशी जी आप तो जवाब दे दीजिए। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तो आपका आधार बचेगा नहीं, आपका आधार नहीं बचेगा। दानिश जी देखिए, आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है आप उन सवालों को जवाब नहीं दे रहे, यही आपके स्टैंड को एक्सपोज करता है कि किस तरह से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है असल मुद्दों से। अगर मुसलमानों को भला करने की आपकी नियत होती तो आपको ये रिपोर्ट पता होती, आपको सिफारिशें पता होती, आपको ये पता होता कि कितनी लागू हुई हैं, कितनी नहीं लागू हुई हैं। लेकिन आप इन सवालों का सीधा जवाब यहां पर नहीं दे रहे हैं। मैं कपिश श्रीवास्तव से अगला सवाल लेता हूं।